आप सभी को प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के पार्ट 2 में स्वागत है। पहला प्रश्न आज का देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि आप दर्पण से 2 मीटर दूर खड़े हैं तो आपकी प्रतिबिंब की दूरी आपसे कितनी दूरी पर होगी वो बताना है। मान लेते हैं कि ये एक समतल दर्पण है जिससे 2 मीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है। हम जानते हैं कि समतल दर्पण से जितनी दूर पर वस्तु रखी होती है उस दर्पण से उतनी ही दूरी पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो 2 मीटर डिस्टेंस पर अगर वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब 2 मीटर डिस्टेंस पर बनेगा। यह प्रश्न पूछ रहा है कि आपकी प्रतिबिंब की दूरी आपसे कितनी दूरी होगी, यानी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है और ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 मीटर। आइए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक नियम होते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसमें कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, जो कि एकदम बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है आपतन कोण ग्रेटर देन परावर्तन कोण, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और ये लेस देन है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसलिए ए सही हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसलिए इसका आंसर ए सही है। आइए प्रश्न नंबर हम 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जब प्रकाश किरण दर्पण पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। एक सतह है जिस पर एक प्रकाश की किरण इस सतह पे पड़ती है, तो इस आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, प्रश्न यही पूछ रहा है। तो इसे कहते हैं आपतित किरण अर्थात इंसिडेंट रे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मैंने इसके लिए पिछले वीडियो में भी ट्रिक बताया था, अफसोस ध्यान रखेंगे। अफसोस में ध्यान रखेंगे अ और फ ध्यान रखेंगे। जब कभी भी वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब फ पर बनती है, यानी फोकस पर बनती है। और इसका उल्टा भी ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। यहाँ पूछ रखा है प्रश्न में कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हो वस्तु तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फोकस पर अगर वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण प्रयोग करता है। तो दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। आइए इसको समझते हैं। प्रश्न में है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी एफ का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि किसी भी अवतल या उत्तल दर्पण में एफ बराबर r/2 होता है, अर्थात फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ एफ का मान 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए r का मान हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। r का मान हो जाएगा 20 दूनी 40 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। आइए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। अभी पिछले वाले प्रश्न में ही मैंने बताया है कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों प्रकार के दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2।
जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट करते हैं, प्रश्न नंबर 8 करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। वो 2 नियम हैं, एक नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र ध्यान रखेंगे कि 1/f = 1/v + 1/u, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है कि 1/f = 1/u + 1/v, जो कि ये बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है किसी वस्तु का आवर्धन का सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है m = h/v, ऑप्शन बी है m = v/u, और ऑप्शन नंबर सी है m = h/h', और डी ऑप्शन है m = -v/u। हम जानते हैं कि आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, जो कि m = -v/u बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ ऑप्शन सी पर अगर ध्यान दें तो m बराबर जो है वो h' भी करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में h/h' दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं सही होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर डी सही है। m = -v/u आवर्धन का सूत्र होता है। आइए प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसके लिए ध्यान रखेंगे ये कि अनुप्रस्थ जब हम लिखते हैं, इसमें प्र आता है और प्रकाश में भी प्र आता है। इस तरह से ध्यान रखेंगे कि प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि ध्यान रखेंगे जो ध्वनि है वह अनुदैर्घ्य तरंग है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब का आकार क्या होता है। तो समतल दर्पण में जो समतल दर्पण बना होता है उसके सामने में जितनी आकार की वस्तु को रख देते हैं उतनी ही आकार का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार जो है वह बिल्कुल समान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है समान, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है। तो आपको बताना इस क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में मैंने बता रखा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि एक ही तल में होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। 14 पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। फिर प्रश्न उठता है कि ये साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा दिखने के लिए? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने के लिए? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि साइड मिरर जो होता है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें उत्तल दर्पण में छोटी प्रतिबिंब बनती है, और जबकि छोटी प्रतिबिंब बनने के कारण दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत पीछे से आ रही गाड़ी भी आसानी से दिखाई पड़ती है। इसलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। आपको बताना है कि दर्पण का ध्रुव क्या होगा। जैसे में मान लेते हैं यह एक अवतल दर्पण है,
इसमें बताना होगा आपको कि यहाँ इस ध्रुव को क्या कहते हैं। तो ये ध्रुव जो है एक समतल दर्पण का मध्य बिंदु होता है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा कि दर्पण का मध्य बिंदु, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि दर्पण का केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आपको वो बताना है। तो जैसे में मान लेते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है जिसका बाहरी सतह रजतित है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र सी है और ये फोकस एफ है, फोकस है। प्रश्न में दिया है कि दर्पण का केंद्र क्या होता है। तो दर्पण का ये जो केंद्र है इसको तो वक्रता केंद्र कहते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। दर्पण की सतह का केंद्र, उस गोले का केंद्र जिससे दर्पण का भाग लिया गया, बिल्कुल सही बात है कि एक गोला का भाग होता है जिससे लिया गया, उसका केंद्र को ही न दर्पण का केंद्र या वक्रता केंद्र कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये एक दर्पण है जिसका ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। प्रश्न में पूछ रहा है कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ये हो गया फोकस और ये हो गया ध्रुव, इस बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसलिए ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 18 करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस क्या होगी। इसमें आर का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और हम जानते हैं कि फोकस जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस यहाँ पर निकालना है फोकस दूरी क्या है, जबकि यहाँ आर का मान 30 दिया हुआ है तो 30 रखेंगे आर का मान अपॉन 2, तो इसको काटने के बाद 15 प्राप्त होता है, इसलिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में फोकस किस ओर होता है। आपको बताना है कि उत्तल दर्पण में फोकस किस ओर होता है। देखते हैं थोड़ा सा ये किस ओर होता है। मान लेते हैं कि यह एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इधर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इधर ऑब्जेक्ट रखी हुई है। इसमें हम जानते हैं कि ये गोले का भाग होता है, तो इसमें फोकस किस ओर होता है ये बताना है। फोकस अगर ये गोले का भाग इधर है तो फोकस इधर ही होगा, इधर होगा। फोकस हमेशा उत्तल दर्पण में किस ओर होगा, उत्तल दर्पण में हमेशा दायां साइड होगा, और दायां साइड हम कह सकते हैं कि अगर कलर भी इसी ओर किया हुआ है तो ये दर्पण का पिछला भाग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि दर्पण के पीछे उत्तल दर्पण में फोकस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है दर्पण समीकरण में u का अर्थ क्या होता है। ये दर्पण समीकरण देखते हैं 1/f = 1/u + 1/v होता है। इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कि दर्पण समीकरण में इस u जो है, u का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा u जो होता है वस्तु की दूरी होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि दर्पण समीकरण में v का अर्थ क्या होता है। v का अर्थ क्या होता है। तो 1/f = 1/u + 1/v होता है। इसमें v का अर्थ पूछ रहा है कि v का अर्थ क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है यदि आवर्धन यानी m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसी होगी। ध्यान रखेंगे धनात्मक चिन्ह यानी m का जो प्लस चिन्ह है, पॉजिटिव चिन्ह जो है, धनात्मक है, ये हमेशा ये बताता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष सीधा बना है। अगर सीधा है, प्रतिबिंब यदि सीधा है तो आभासी होगी,
इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, आभासी और सीधी। आइए प्रश्न नंबर अंतिम 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज के पार्ट 2 का लास्ट सवाल है। सवाल ये है कि यदि आवर्धन m का मान ऋणात्मक हो, अर्थात m का मान नेगेटिव है, तो छवि, यानी छवि का मतलब है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसी बनेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है, और जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए लास्ट में जाते जाते एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। आपको ये बताना है कि प्रकाश का जो कण है, प्रकाश जो है एक प्रकार का कण है या तरंग है, आपको बताना होगा। कण है, तरंग है? ऑप्शन ए कण है, ऑप्शन बी तरंग है, ऑप्शन सी दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप जवाब इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।